लास्ट लेक्चर तक हमने कंपनी रूल का पूरा एरा कवर कर लिया था और देखा कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने भारत का पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का कंट्रोल ले लिया और यहाँ शुरू होता है क्राउन रूल का चैप्टर। आज के लेक्चर में हम इस नए एरा के की एक्ट्स को समझेंगे। कंपनी रूल के दौरान हमने रेगुलेटिंग एक्ट्स और चार्टर एक्ट्स को डिटेल में समझा, लेकिन क्राउन रूल के अंडर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को समझेंगे। इस पीरियड में उन्होंने 3 मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पास किए, लेकिन इनके बीच बीच में पार्लियामेंट ने काउंसिल एक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और रिफाइन करते गए, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स और काउंसिल एक्ट्स पैरेलली जा रहे थे। इसी वजह से हम इन दोनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक साथ स्टडी करेंगे ताकि पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो। 1857 के रिवॉल्ट के तुरंत बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाई, जो एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और टेरिटरीज ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। इस एक्ट के थ्रू भारत में क्राउन रूल की शुरुआत हो गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, और साथ ही कैनिंग बने फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया था, जिसमें कमर्शियल पावर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई थी और पॉलिटिकल पावर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को असाइन की गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, जिसके साथ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट भी खत्म हो गया। इस एक्ट के तहत एक नई पोजीशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएट की गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल था। इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसमें 15 मेंबर्स थे। ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी बॉडी का मतलब है एक ऐसा ग्रुप या कमेटी जो रिकमेंडेशन या सुझाव देता है, लेकिन उनके सुझाव बाइंडिंग नहीं होते। फाइनल डिसीजन लेना उस अथॉरिटी के हाथ में होता है जिसे एडवाइजरी बॉडी असिस्ट कर रही होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया था। इस एक्ट के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसी लीगल एंटिटी होती है जिसका अपना एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, अपने नाम पर ही किसी को सू कर सकती है या फिर सूड हो सकती है, बिना उसे चलाने वाले लोगों पर डायरेक्टली असर डाले। अपने एक्शन के लिए लीगली अकाउंटेबल होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये था कि इस बॉडी को एक कॉरपोरेशन के बराबर का लीगल स्टेटस मिला था, जो इसे इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने, अपने अफेयर्स मैनेज करने और इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह लीगल मैटर्स हैंडल करने की पावर देता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधारने तक सीमित था, जिसके जरिए इंडियन गवर्नमेंट को इंग्लैंड से बेहतर सुपरविजन और कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस एक्ट ने इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम में कोई बड़े या सब्सटैंशियल बदलाव नहीं किए। इसका फोकस सिर्फ कंट्रोल और एफिशिएंसी पर था, न कि लोगों की गवर्नेंस को बेहतर बनाने पर। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने गवर्नेंस को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए एसोसिएशन की पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 काउंसिल एक्ट्स पास किए। इन एक्ट्स का मेन पर्पस था इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल करना, ताकि उनका पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट बढ़े, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के पास ही था। काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने इंडियन रिप्रेजेंटेशन को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल करके रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की थी। इस एक्ट के तहत वाइसरॉय को अधिकार दिया गया कि वो अपने एक्सपैंडेड काउंसिल में कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट करे। 1862 में कैनिंग, जो उस वक्त के वाइसरॉय थे, उन्होंने राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट किया। ये रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड था और सिंबॉलिक ज़्यादा था, क्योंकि रियल लेजिस्लेटिव पावर अभी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास थी। भारत पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1773 से सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था, जो 1833 में अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा था।
लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद उन्हें ये समझ आ गया कि भारत में अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इंडियन पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन कितना ज़रूरी है। इसी रियलाइजेशन के बाद इस एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर्स को लिमिटेड फॉर्म में रीस्टोर किया गया और 1937 तक आते आते प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी गई। काउंसिल एक्ट 1861 के तहत प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का स्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ। 1862 में बंगाल पहली प्रोविंस बनी जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए काउंसिल बनी और 1897 में पंजाब के लिए काउंसिल स्टैब्लिश की गई। वाइसरॉय कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसे काउंसिल एक्ट 1861 ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया। इस पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत वाइसरॉय काउंसिल के हर मेंबर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस, मिलिट्री, होम अफेयर्स का इंचार्ज बनाया जाता था और उन्हें अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के मामले में काउंसिल के बिहाफ में फाइनल डिसीजंस लेने की अथॉरिटी थी। इस पोर्टफोलियो सिस्टम को आज के कैबिनेट सिस्टम से रिलेट किया जा सकता है। काउंसिल एक्ट 1861 ने वाइसरॉय को इमरजेंसी सिचुएशंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंसर्न के बिना ऑर्डिनेंसेस इशू करने की अथॉरिटी दे दी। ये ऑर्डिनेंसेस 6 मंथ्स तक वैलिड रहते थे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऑर्डिनेंस की बात करता है और किसके पास ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर है। 1861 का काउंसिल एक्ट डिसेंट्रलाइजेशन का पहला स्टेप था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पावरलेस थे। इंडियंस को सिर्फ नॉमिनेशन के थ्रू काउंसिल्स में प्लेस मिलता था, इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था। मेंबर्स सिर्फ एडवाइजेस दे सकते थे, उनके पास पॉलिसी मेकिंग का कोई रियल पावर नहीं था। बजट पर डिस्कशंस अलाउड नहीं थे, सिर्फ गवर्नर जनरल के ऑर्डर्स माने जाते थे। साथ ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका था, जो एजुकेटेड इंडियंस के पॉलिटिकल डिमांड्स को ऑर्गेनाइज कर रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स और बजट डिस्कशंस राइट्स की डिमांड की थी। अब ब्रिटिश राज को इंडिया में एफिशिएंट गवर्नेंस चाहिए था और एजुकेटेड इंडियंस को इंक्लूड करने से पॉलिसी एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो सकती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ रही थी, तो इंडियंस का लिमिटेड पार्टिसिपेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल था। इन सब सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए 31 साल बाद काउंसिल एक्ट 1892 पास होता है। काउंसिल एक्ट 1892 ने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के काम को बढ़ाया और उन्हें बजट पर डिस्कशन करने और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया, लेकिन सप्लीमेंट्री या फॉलोअप क्वेश्चंस रेस्ट्रिक्टेड थे। साथ ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट करने का प्रोविजन दिया, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशंस पर होंगे। वैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स और चैम्बर्स के रिकमेंडेशंस पर होंगे। मतलब वाइसरॉय को कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया, पर ये नॉमिनेशंस उन लोगों की रिकमेंडेशंस पर होती थी जो इलेक्टेड नहीं थे। ये इलेक्शन लाइक प्रोसेस था, लेकिन ऑफिशियली इलेक्शन का कोई टर्म यूज़ नहीं किया गया था। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका था जिसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन उनका सिलेक्शन पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में था। 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स शुरू हो गए, जिसमें लोग ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करने लगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स स्वराज की डिमांड कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स गवर्नेंस में ज़्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर रहे थे। 1906 में शिमला डेप्यूटेशन के दौरान आगा खान ने वाइसरॉय मिंटो से मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। ब्रिटिशर्स के लिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड का एक बड़ा मौका था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि रिफॉर्म्स का एक अच्छा इंप्रेशन बने, लेकिन असली पावर वाइसरॉय और गवर्नर्स के पास ही रहे। साथ ही नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को भी कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए 1909 में थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। आप ऐसा सेम टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी पढ़ोगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें जो फर्स्ट नेम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो सेकंड नेम है वो वाइसरॉय है। 1909 के टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले थे और वाइसरॉय मिंटो थे, वेरिन 1919 के टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू थे और वाइसरॉय चेम्सफोर्ड थे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द की पॉइंट्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
The India Council Act of 1909 increased the size of both the central and provincial legislative council significantly. Central Legislative Council का साइज 16 से बढ़ाकर 60 मेंबर्स कर दिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी रिप्रेजेंटेशन को एक्सपैंड किया गया, जिसमें इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के डिलिबरेटिव फंक्शंस को एक्सपैंड किया। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, बजट पर रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे, पब्लिक मैटर्स पर डिस्कशन कर सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक फॉलोअप क्वेश्चन होता है जो किसी भी पहले दिए गए जवाब के बाद पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेन क्वेश्चन है, सरकार ने रूरल एरियाज़ में प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप लिए हैं? तो गवर्नमेंट का रिप्लाई है, सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब अगर मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का राइट है तो वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, जैसे क्या मिनिस्टर बता सकते हैं कि पिछले 1 साल में इन स्कीम्स के अंडर कितने नए स्कूल्स बनाए गए हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मेन मोटिव और ज़्यादा क्लैरिटी लेना, एक्स्ट्रा डिटेल्स पूछना या एक्सप्लेनेशन मांगना होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पहली बार मेंबर्स को क्वेश्चन पूछने का राइट मिला, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इसे एक्सपैंड करके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का राइट भी दे दिया, लेकिन फिर भी काउंसिल के पास रियल लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी। इस एक्ट ने इंडियंस को पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएशन का मौका दिया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एक प्रोमिनेंट इंडियन लॉयर थे, इनको 1909 में वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया गया। इसके तहत मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जा सकता था। इसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया और इसीलिए वाइसरॉय मिंटो को कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर माना जाता है। ये रिफॉर्म हिंदू मुस्लिम डिवाइड को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का एक तरीका था, जो आगे चलकर कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न भी दिया था, जो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने का राइट देता था। इन ग्रुप्स में इंक्लूड थे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार्स। ज़मींदार्स यानी लैंड ओनर्स हाई लैंड रेवेन्यू देते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये उनके लॉयल रहें और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट ना करें। यूनिवर्सिटीज़ लॉयल इंटेलेक्चुअल्स और ब्यूरोक्रेट्स तैयार करती थी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जस्टिफाई कर सकें। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एलीट बिजनेस क्लास थी। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस ब्रिटिश एरा की म्यूनिसिपल बॉडीज़ थी जो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता जैसे बड़े शहरों का लोकल गवर्नेंस, सैनिटेशन और टैक्सेशन संभालती थी। ब्रिटिशर्स का असली मकसद ये था कि अलग अलग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स को अपने साथ बनाए रखें ताकि उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल बना रहे। अब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, जिसमें ब्रिटेन ने इंडिया का फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट लिया। इसके बदले में इंडियंस को लगा कि अब सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड मानी जाएगी, लेकिन पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोग और भी ज़्यादा परेशान हो गए। 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो एने बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चलाया गया। इस मूवमेंट का मकसद सेल्फ रूल की डिमांड को मजबूती से उठाना था। इसी के तुरंत बाद 1916 में ही लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड करते हैं। इसी वजह से अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन आता है, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसमें उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू ने इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का वादा किया। और फाइनली 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जो ऑफिशियली 1921 में फोर्स में आया। इस एक्ट ने प्रोविंसेस पर सेंट्रल कंट्रोल को रिलैक्स्ड किया बाय डिमार्केटिंग और सेपरेटिंग सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए गए, जिससे दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में लॉज बना सकें। हालांकि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को अपने सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने का अधिकार मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अब भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी ही था।
इसका मतलब ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस लेवल पर था, असली कंट्रोल अब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही था। इस एक्ट ने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को गवर्नर मिनिस्टर्स की मदद से चलाता था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल डायरेक्टली कंट्रोल करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल हुए बिना। इस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को डायआर्की कहा गया, जो ग्रीक वर्ड डाई और आर्क से लिया गया है, जिसका मतलब डबल रूल होता है। लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ और लार्जली फेल हो गया। इस एक्ट ने इंडिया में पहली बार सेंट्रल लेवल पर बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करके एक बाईकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया जो दो हाउसेस में डिवाइडेड था, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों हाउसेस के ज़्यादातर मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते थे। ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थी जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रही थी। हालांकि वोटिंग राइट्स लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों तक सीमित थे, ये राइट्स प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के बेसिस पर दिए गए थे। इसका मतलब था कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते थे जो ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते थे। इस एक्ट के तहत वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स में से अपार्ट फ्रॉम कमांडर इन चीफ 3 मेंबर्स इंडियन होने चाहिए। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट पॉलिसी कंटिन्यू रही और इस पॉलिसी को दूसरे माइनॉरिटीज़ जैसे सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक एक्सटेंड कर दिया। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने लंदन में इंडिया के लिए एक हाई कमिश्नर ऑफिस स्टैब्लिश किया। इस ऑफिस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कुछ फंक्शंस ट्रांसफ़र किए गए। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द रोल्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हाई कमिश्नर फॉर यू। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पूरे इंडिया का ट्रेड, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता था, लेकिन इंडियंस सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड कर रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हाई कमिश्नर पोस्ट स्टैब्लिश किया जो इंडिया के एक्सटर्नल मैटर्स हैंडल करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया। ये हाई कमिश्नर लंदन में ब्रिटिश इंडिया का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव था, जिसका काम ट्रेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स और यूके में इंडियन स्टूडेंट्स का वेलफेयर मैनेज करना था। वेरीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास अभी भी इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था। साथ ही इंडिया के लॉज, पॉलिसीज, डिफेंस मैटर्स और वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल्स की अथॉरिटी को सुपरवाइज करने की पावर्स थी। आई होप दिस मेक्स थिंग्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश करने का प्रोविज़न दिया। इसके रिजल्ट में 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद से ही ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू हो गया था, लेकिन उस समय पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था। ऊपर से एग्ज़ाम लंदन में कंडक्ट होता था, जिससे बहुत कम इंडियंस एग्ज़ाम दे पाते थे। दूसरा, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुई थी, वो एक इंडिपेंडेंट सेपरेट बॉडी थी और साथ ही एग्ज़ाम्स इंडिया में कंडक्ट होने लगे थे, जिससे इंडियन कैंडिडेट्स के लिए सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना ईजियर हो गया। कमेंट में बताना फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर किया था कौन थे। इस एक्ट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन का प्रोविज़न दिया जो 10 साल के बाद इस एक्ट की वर्किंग को रिव्यू करेगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन भेज दिया। ये 7 मेंबर कमीशन थी जिसमें सर जॉन साइमन चेयरमैन थे और उन्हीं के नाम पर ही इस कमीशन का नाम रखा गया, साइमन कमीशन। इस कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, जिसकी वजह से कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका पूरी तरह बॉयकॉट किया। 1930 में कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें डायरकी को ख़त्म करने का सुझाव दिया था, प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ाने की बात की थी और ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का फेडरेशन बनाने का भी सुझाव दिया। कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखने का सजेशन दिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की थी।
जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पब्लिश किया। इस वाइट पेपर को ब्रिटिश पार्लियामेंट के जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने रखा गया और इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को कुछ चेंजेस के साथ नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनकॉर्पोरेट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आने से पहले एक छोटा सा प्रोविज़न समझते हैं जो 1932 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। अब 1919 के एक्ट के बाद भी ना कम्युनल इश्यूज खत्म नहीं हुए थे और इसी वजह से 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। इसमें मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू किया गया और डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रोविज़न डाला, मगर गांधी जी ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। येरावड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ में चले गए। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जो डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे और गांधी जी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके तहत हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स दी गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट है वो रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया सबसे लंबा कानून था, जिसमें 321 सेक्शंस और 10 स्केड्यूल्स थे। ये एक्ट पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, लेकिन भारत के आने वाले संविधान पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रोविज़न दिया, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को यूनिट्स बनाया गया। साथ ही इस एक्ट ने पावर को सेंटर और यूनिट के बीच 3 लिस्ट के थ्रू डिवाइड किया: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। रेजिडुअरी पावर्स को वाइसरॉय के पास दिया गया, लेकिन ये फेडरेशन कभी भी नहीं बना क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स इसमें शामिल नहीं हुए। इस एक्ट ने सेंट्रल लेवल पर डायरकी अडॉप्ट करने का प्रोविज़न दिया, जिसके तहत फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन ये प्रोविज़न कभी भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी उसे अबॉलिश कर दिया गया। इसके बदले में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एक टीम ऑफ एडवाइजर्स प्रोवाइड की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रोविज़न दिया। इसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये इसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इवॉल्व्ड फॉर्म है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट का प्रोविज़न दिया था, जिसका मेन काम करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करना था, और ये रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश्ड हुई एज पर द प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट ने फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट का भी प्रोविज़न दिया जो 1937 में स्टैब्लिश्ड हुई, और ये 1950 तक वर्किंग में थी। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसी के साथ फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया, जो आर्टिकल 124 के अंडर स्टैब्लिश की गई थी। इसके तहत शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया, बट आई थिंक इसको जॉइंट इलेक्टोरेट कहना ज़्यादा सही रहेगा रादर देन सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे ना, इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग वोट डाल सकते हैं और सिर्फ उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम, सिख और अदर माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था 1909 और 1919 के एक्ट्स के अंडर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पंजाब में मुस्लिम्स के लिए 50 सीट्स थी, तो इन 50 सीट्स पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ सकते थे और इन मुस्लिम कैंडिडेट्स को मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते थे। लेकिन अगर हम रिजर्व सीट्स की बात करें तो इसमें रिजर्व कैटेगरी के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन सभी लोग वोट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में टोटल 100 सीट्स में से 5 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही 5 रिजर्व सीट्स पर इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन वोट मैन और वुमेन दोनों दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिमेनिंग 95 सीट्स पर वुमेन इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। वुमेन अनरिजर्व सीट्स पर भी इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन वहाँ उनको मैन कैंडिडेट से कम्पीट करना पड़ेगा। सिमिलरली, मान लीजिए बिहार में 100 सीट्स में से 10 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। इसका मतलब ये है सिर्फ SC कैंडिडेट्स ही 10 रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वोट सभी लोग SC और नॉन SC दे सकते हैं।
और रिमेनिंग 90 सीट्स रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों के लिए ओपन रहेगी। तो 1935 एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट टर्म यूज़ किया गया है ना, वो एक्चुअली एक जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम है जिसमें डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और लेबर्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने फ्रेंचाइज यानी कि मतदान के अधिकार को एक्सटेंड किया। इसके तहत टोटल पॉपुलेशन के लगभग 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे। अगर हम 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की टोटल पॉपुलेशन करीब 256.9 मिलियन यानी कि 25.69 करोड़ के आसपास थी। मेक श्योर ये जो नंबर है इसमें प्रिंसली स्टेट्स की पॉपुलेशन इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हम 10% के अकॉर्डिंग देखें तो करीब 25.7 मिलियन यानी कि 2.57 करोड़ के आसपास लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर को 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस। इस एक्ट ने प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म कर दिया और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें गवर्नर्स को मिनिस्टर्स के सलाह पर काम करना था जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह थे। ये सिस्टम 1937 में लागू हुआ लेकिन 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सितंबर 1939 को वाइसरॉय लिलिथगो ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बिना इंडियन लीडर्स के कंसल्ट के इंडिया को शामिल कर लिया। इसके रिस्पांस में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 को 8 कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस से रेजिग्नेशन दे दिया। इसी के साथ उन प्रोविंसेस में गवर्नर्स रूल इम्पोज कर दिया गया जिससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म हो गई जहां कांग्रेस पावर में थी। 3 जून 1947 को वाइसरॉय माउंटबेटन ने एक फाइनल पार्टीशन प्लान प्रेजेंट किया जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। ये आखिरी प्लान था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया। इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई मिशंस और प्लान्स भेजे लेकिन सब रिजेक्ट हो गए। 1914 में लाहौर रेजोल्यूशन आया था जिसमें मुस्लिम लीग ने इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की जो बाद में पाकिस्तान बना। फिर उसके बाद 1940 में ही ऑगस्ट ऑफर आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया और अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया जिसकी शुरुआत ही डू और डाई से हुई थी। इस मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट ने कांग्रेस के कई लीडर्स को जेल में डाल दिया। 1945 में वॉवेल प्लान आया और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। याद रखना हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली का फॉर्मेशन इसी मिशन के अंडर हुआ था। अब जो माउंटबेटन प्लान था उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे कि भारत का पार्टीशन होगा, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे, प्रिंसली स्टेट्स अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट होते ही इसे तुरंत लागू करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। अब तक हमने सारे एक्ट्स कवर कर लिए हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस के साथ ही रिवीजन हो जाएगा तो अलग से रिवीजन की ज़रूरत नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट नाउ। The Indian Independence Act 1947 was passed by which of the following? British Parliament, Indian National Congress, Muslim League, Governor General of India. Correct answer is British Parliament. Who was the last British Viceroy of India who oversaw the implementation of Indian Independence Act 1947? Viceroy Mountbatten. ये ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। Which of the following statements regarding the Indian Independence Act 1947 is correct? It abolished the office of Secretary of State for India. This is correct. इसके बाद Secretary of State for India की कुछ पावर्स को Secretary of State for Commonwealth Relations को ट्रांसफ़र कर दी थी। लक्ष्मीकांत में ना ये दिया है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पावर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर को ट्रांसफ़र कर दी थी, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर 1966 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये 1947 के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं हो सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो पावर्स थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ रिलेशंस को ट्रांसफ़र की गई थी, ना कि कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। इस चीज़ को एक बार आप लोग भी देख लेना। It provided for the partition of India into 2 dominions, correct? It made provision for the new constitution for both India and Pakistan. देखो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ना कोई प्रोविज़न नहीं था। इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों कंट्रीज़ अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं। ये भी गलत होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2 ओनली।
Which British Prime Minister announced the plan for India's independence leading to the enactment of Indian Independence Act 1947? Clement Attlee. After the enactment of Indian Independence Act, what was the status of India and Pakistan? They became fully republic immediately. Incorrect. India became a republic on 26 January 1950 and Pakistan on 23 March 1956. They remained dominions under the British Crown until they adopted their own constitution. Correct. They continue to function as a British colonies. Incorrect. They were still under the British Parliament's control. Incorrect. So the correct answer is B. They remained dominions under the British Crown until they adopted their own constitution. Consider the following provisions of Government of India Act 1935. Establishment of All India Federation. Correct. Introduction of provincial autonomy. Correct. Complete independence for India. This is incorrect. Creation of a federal court. Correct. Correct answer is A. 1, 2 and 4. The Government of India Act 1935 provided for which of the following? Diarchy at the center. Correct. Provincial autonomy. Correct. Separate electorate for scheduled caste. Correct. So the correct answer is D. 1, 2 and 3. Which of the following institutions was created by the Government of India Act 1935? Federal Court of India. Which of the following statement regarding the Government of India Act 1935 is not correct? It provided for establishment of an All India Federation. ये करेक्ट है. It abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy. ये भी करेक्ट है. It abolished communal representation in election. ऐसा कोई भी प्रोविजन इस एक्ट में नहीं था, तो ये इनकरेक्ट होगा. It introduced diarchy at the center. ये भी करेक्ट है. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट करेक्ट, इसलिए इसका आंसर होगा सी. It abolished communal representation in election. Which of the following statements about Government of India Act 1935 is correct? It was fully implemented as per its original design. Incorrect. जैसे डायरकी इन सेंटर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था और ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बनी थी, तो ये एक तरह से फुली इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ था. इट अबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन इंडिया. दिस इज इनकरेक्ट. इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अगर रिसेंटली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें ना, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को पार्ट 4 के अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया गया है. It provided for unicameral legislature at the center. This is also incorrect. So the correct answer is C. The Government of India Act 1935 divided subjects into which of the following list? Of course, federal list, provincial list and concurrent list. Consider the following statements regarding Government of India Act 1919. It introduced bicameralism in the Indian legislature for the first time. Correct. It provided for establishment of Public Service Commission in India. This is also correct. It introduced separate electorate for the first time in India. This is incorrect. Separate electorate first time Indian Council Act 1909 में introduced हुआ था. The Government of India Act 1919 introduced the system of diarchy in which of the following? Provincial government. Under the Government of India Act 1919, which of the following subjects were classified as transferred subject? Education, public health, police, irrigation. देखो, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में ना कंफ्यूज मत होना. रिजर्व सब्जेक्ट्स डायरेक्टली गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैंडल करती थी बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल हुए. मतलब जो भी एरियाज ब्रिटिश गवर्नमेंट को इम्पैक्ट कर सकते थे वो सब गवर्नर के अंडर रिजर्व सब्जेक्ट्स में रख दिए गए थे, जैसे पुलिस, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन. ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट थे, इसीलिए उनका कंट्रोल उनके हाथ में रखा गया. जबकि जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते थे, इसीलिए उनको इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में दे दिया गया था, जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर. ये सब्जेक्ट्स अगर इंडियंस के कंट्रोल में भी चले जाएं तो ब्रिटिश रूल पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था. अगर आपको एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स याद ना भी हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. बस इरिगेशन का ध्यान रखना, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में आता है. इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अफेक्ट कर सकता है. देखो, इरिगेशन ना डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू से लिंक था, जो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा इनकम सोर्स था. इरिगेशन कंट्रोल करने का मतलब था फार्म्स का वाटर सप्लाई कंट्रोल करना, जो क्रॉप प्रोडक्शन और टैक्स कलेक्शंस को इम्पैक्ट करता. ब्रिटिश ओन्ड टी, कॉफ़ी और इंडिगो प्लांटेशन इरिगेशन पर हेविली डिपेंड करती थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस इसे कंट्रोल करें. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन.
Under the Government of India Act 1919, which of the following subjects were classified as transferred subjects? Education, public health, police and irrigation. अब आप इसको कर लोगे तो अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया. पुलिस एंड इरिगेशन तो हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ. ए 1 and 2 ओनली. आई होप अब आपको रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को क्लासिफाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसा सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना. In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were treated as reserved subjects? Administration of justice, local self-government, land revenue, police. आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर कमेंट में बताना. Which of the following statements is not correct regarding Government of India Act 1919? It introduced responsible government in the provinces. Correct. It abolished the post of Secretary of State for India. ये इनकरेक्ट है. ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर अबॉलिश हुई थी. इट कंटिन्यूड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. करेक्ट. इट इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेचर. करेक्ट. हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज बी. इट अबॉलिश द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. Which of the following committees was appointed to review the working of Government of India Act 1919? Simon Commission. Under the Government of India Act 1919, who had the final authority over reserved subjects in the provinces? Governor acting with the advice of the Executive Council. C is the correct answer. Which of the following statements regarding the Government of India Act 1858 is not correct? It abolished the system of double government in India. ये correct है. The British Crown took direct control of India from the East India Company. ये भी correct है. The Governor General of India was given the title of Viceroy. ये भी correct है. The Act introduced an elected Indian representation in the Legislative Council. ये incorrect है. तो हमसे पूछा है not correct. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज असिस्टेड बाय हाउ मेनी मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ इंडिया? 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी, राइट? सो 15 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज क्रिएटेड टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच रिपोर्ट? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट. इसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या फिर ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी कहते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स. करेक्ट. इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय. करेक्ट. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने थे. इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इनकरेक्ट. 1919 के एक्ट में ये प्रोविजन आया था. Which of the following statement is not correct about Indian Council Act 1909? It allowed members of the Legislative Council to ask supplementary questions. ये correct है. It introduced bicameralism in the Indian legislature. ये incorrect है. ये 1919 के एक्ट में आया था. It increased the number of elected members in Legislative Council. Correct. It permitted Indians to be appointed in the Viceroy Executive Council. ये भी correct है. तो हमसे पूछा not correct. So the option B is the correct answer. Under the Indian Council Act 1909, the Legislative Council had power to introduce and pass budget bill independently. Incorrect. Propose resolution, discuss matters and ask questions. Yes, this is the correct. Make law without the approval of Viceroy. Incorrect. Function as an independent legislative body with full sovereignty. Incorrect. So the correct answer is B. Propose resolution, discuss matter and ask questions. Consider the following statement regarding Indian Council Act 1892. It made indirect provision for the use of election for the first time in India. Correct. Election term का यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल सीट थी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही फिल की गई थी. It increased the number of non-official members in both the central and provincial legislative council. Correct. It allowed elected member to discuss budget and address question to the executive. Correct. So the correct option is D. 1, 2 and 3. The Indian Council Act 1892 allowed members of the legislative councils to vote on the budget. Incorrect. Introduced bill on their own. Incorrect. Discuss the budget and ask question. This is the correct. Which of the following statement about Indian Council Act 1892 is not correct? It introduced the system of indirect elections. This is correct. It increased the number of non-official members in legislative councils. Correct. It gave Indians to right to vote in general election. This is incorrect. देखो, डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ना 1919 में आया था, तो वहीं से लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे, लेकिन कुछ लिमिटेड फॉर्म में राइट्स मिले थे. इट अलाउड लेजिस्लेटिव मेंबर्स टू आस्क अ क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव. ये भी करेक्ट है. तो हमसे पूछा है कि नॉट करेक्ट, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर.
It gave Indians the right to vote in general election. The member of Legislative Council under the Indian Council Act 1892 were primarily nominated by, of course, Viceroy and governors. Consider the following statements regarding the Indian Council Act 1861. It introduced the portfolio system in the Indian administration, correct? It empowered the Viceroy to issue ordinances during emergencies, correct? It established a bicameral legislature at the central level. This is incorrect. ये 1919 के एक्ट में established हुई थी, ठीक है? तो correct option is A, 1 and 2 only. Which of the following was key feature of the Indian Council Act 1861? Introduction of separate electorates for Muslim? नहीं, ये Council Act 1909 में established हुआ था. Establishment of provincial legislative councils? ये correct है. इसने बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर किया था और साथ ही बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की थी. ग्रांटिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया? ऑफ कोर्स इनकरेक्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? इनकरेक्ट. 1919 के एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड हुए थे. सो द करेक्ट आंसर इज बी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. The Indian Council Act 1861 was significant because it was the first step towards decentralization of legislative powers, correct? It gave the Legislative Council the power to discuss the budget, incorrect? ये Council Act 1892 से start हुआ था. It introduced separate representation for different communities, incorrect? ये Council Act 1909 से start हुआ था. So the correct answer is A, one only. Which Viceroy was responsible for implementing the Indian Council Act 1861? Viceroy Canning. One of the primary reasons for passing the Indian Council Act 1861 was to promote direct election in India, incorrect? To establish self-government at the provincial level, to involve Indians in the legislative process, to provide dominion status to India. देखो, काउंसिल एक्ट्स को लाने का मेन पर्पज़ ही यही था कि इंडियंस का लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट बढ़े. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, टू इन्वॉल्व इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस. द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कैन बी कंसिडर अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, ये हमने पढ़ा है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया. इसके बाद आपको इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है. एंड आई एम वेरी श्योर इस लेक्चर को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे. लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो फाइनली हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया. इसमें हमने ब्रिटिश रूल कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ, कौन से मेजर एक्ट्स आए और सेल्फ गवर्नेंस की जर्नी कैसे शुरू हुई, ये सब डिटेल में देखा. आज जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरलिज्म, सिविल सर्विसेज है, उसके रूट्स इन्हीं ब्रिटिश एक्ट्स में मिलते हैं. यही वजह है कि ये चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. यूपीएससी में इस चैप्टर से लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली काउंसिल एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना. अब हम नेक्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे कि भारत कैसे ब्रिटिश रूल से डेमोक्रेसी तक आया.